आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 12th इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, फिर सर्किट डायग्राम के बारे में, फिर ओम्स लॉ के बारे में, फिर फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस जो होता है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ऑफ रजिस्टर्स के बारे में, सीरीज और पैरेलल में अगर रजिस्टर्स को लगाया जाए तो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट विच इज आस्क इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। और ये कॉन्सेप्ट जो है कम से कम 5-6 नंबर का हर बोर्ड एग्जाम में आता है। सो आप आखिरी तक वीडियोस को देखिए और कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बिलो सो डैट हम उसको अगले वीडियो में अच्छे से कवर करके ला सकें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी समझना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी यूज टू पावर मशीन्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम मशीन्स को रन करते हैं और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को रन करते हैं। आप 5 मिनट के लिए सोचिए कि आपके यहाँ अगर लाइट चली जाए तो आप कौन कौन से चीज़ नहीं कर सकते। तो आपके पास अबंडेंट मटेरियल होगा जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो। सो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मूव करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चार्ज किसे कहते हैं? इट इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। तो चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है एटम का। जैसे ये एटम है हमारे पास सोडियम, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्लोरीन है, इसका नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एटम की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है जिसे हम चार्ज कहते हैं। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो इसे समझने के लिए कि लाइक चार्जेस रेपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए हमें मैग्नेट के बारे में समझना होगा। सो हमारे पास ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब ये दोनों मैग्नेट्स को जब हम नज़दीक लाएंगे तो ये मैग्नेट इधर भागेगा, ये मैग्नेट इधर भागेगा। यानी अगर सेम पोल्स होंगे तो ये मैग्नेट्स आपस में रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट पोल्स होंगे, ये नेक्स्ट डायग्राम में अगर अपोजिट पोल्स होंगे तो मैग्नेट जो है वो आपस में अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब ये है कि सेम पोल्स वाले मैग्नेट्स अगर आपस में लाया जाएगा तो वो दूर भागेंगे, और अपोजिट पोल्स वाले मैग्नेट के टर्मिनल्स को लाया जाएगा तो वो आपस में अट्रैक्ट होंगे। सेम ऐसे ही होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है तो वो दूर भागेंगे। अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। तो इसी को हम कह रहे थे लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो कूलम है। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट इन अप्रोक्सीमेटली दिस मच इलेक्ट्रॉन। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो 1 कूलम चार्ज होगा। ध्यान रखिएगा, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो फिर 1 कूलम ऑफ चार्ज कंप्लीट होगा। अब हम समझते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। ये हमें रिमेंबर करना है, ये एग्जाम में गिवन नहीं होता है, कई सारे क्वेश्चन इसके बेस पे आते हैं। चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओह, ये तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम ही है। बट यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। ये फॉर्मूला है Q = Ne। Q का मतलब है चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E का मतलब है चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम कहते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, ध्यान रखिएगा हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे या हर एक न्यूमेरिकल जो आता है वो किसी ना किसी फॉर्मूले के बेस्ड पे आता है। तो अगर आपने वो फॉर्मूला ध्यान से नहीं देखा है तो आप बैक जाके उस फॉर्मूले को देख लीजिए, क्योंकि ऐसा हर बार होगा इस वीडियो के अंदर कि एक फॉर्मूला जैसे आप पढ़ेंगे अगला जो स्लाइड होगा उसके अंदर एक न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व करवाया जाएगा ताकि आपको वो फॉर्मूला अच्छे से कवर हो जाए, समझ में आ जाए।
सो यहाँ लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा है पीछे कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट किया गया है ये इसके बारे में समझते हैं, और ये एग्जाम में आता है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है। सो यहाँ समझते हैं, हमें गिवन है 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो चार्ज कितना है हमारे पास 1 कूलम। हमें ये पहले से ही पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम के बराबर होता है। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक हमारे पास चार्ज गिवन है, एक इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं, चार्ज को यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पे लास्ट में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब जरा इसे ध्यान से देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे करते हैं। 1/1.6 × 10⁻−19 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको जब हम सीधा करेंगे तो 10⁻19 है, ये 10⁻18 19 ऊपर चला जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1.6। तो 1.6 का जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो अब हमें 10 को 16 से डिवाइड करना है। जब हम 10 को 16 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा 6, 0.6। 0.6 में से यहाँ से अगर एक 10 की पावर को कम करेंगे तो वो 6 हो जाएगा, यानी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो राइट इन कमेंट्स कि आप इसको अगले वीडियो में अच्छे से सॉल्व कराइए ताकि हम इसे अच्छे से जान सकें। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। हमें 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज टिपिकली produced by friction which cause sparks or crackling of attraction of dust of or hair। सो आपने जाना होगा कि जब हम कॉम्बिंग करते हैं, कॉम्बिंग करने के बाद अगर हम उस कॉम्ब को, अपने कंघी को पेपर्स के पास लेके आते हैं तो पेपर्स अट्रैक्ट होते हैं। और यही सेम चीज़ होती है बाय पुलिंग योर हैट ऑफ एंड हैविंग योर हेयर स्टैंड ऑन हेड। अगर आपने टोपी काफ़ी देर से पहन रखी है सर के ऊपर, अगर आप टोपी को निकालते हैं तो टोपी के साथ साथ कुछ बाल्स खड़े हो जाते हैं। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्जेस मूव नहीं करते, वो चार्ज होते हैं, और वो मूव नहीं करते इसलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में रखा गया है। ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल थ्रू अ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो हमें इस चैप्टर के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो वहाँ पे करंट जनरेट होता है जिसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक घर से दूसरे घर या फिर एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र नहीं करी जा सकती, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमें ट्रांसफ़र वाली इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस वीडियो में आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब पढ़ते हैं करंट के बारे में। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है 1 सेकेंड में मूव करता है, उसको हम कहते हैं 1 एम्पेयर। सो अगर 1 एम्पेयर चार्ज को 1 एम्पेयर करंट के लिए हमारे पास 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना चाहिए, उसको हम कहते हैं करंट। सो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। जो ऐसा यूनिट है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है वो है एम्पेयर। एम्पेयर को अगर छोटा किया जाए तो मिली एम्पेयर होता है और माइक्रो एम्पेयर होता है। एम्पेयर को छोटा किया जाए मीन्स 1 एम्पेयर को छोटा किया जाएगा मिली एम्पेयर में, तो 10⁻³ एम्पेयर होता है मिली एम्पेयर। और अगर 1 माइक्रो किया जाएगा तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। सो एम्पेयर का तो कूलम पर सेकेंड है, यहाँ भी कूलम पर सेकेंड है, यहाँ भी पर सेकेंड है। बट ये इक्वेशंस में, एग्जांपल्स में और क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि 1 मिली एम्पेयर करंट है तो उसमें क्या होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि 1 एम्पेयर का मतलब 1 कूलम पर सेकेंड है, 1 मिली एम्पेयर का मतलब है 10⁻³ एम्पेयर कूलम पर सेकेंड, और 1 माइक्रो एम्पेयर का मतलब है 10⁻6 एम्पेयर कूलम पर सेकेंड। ये एमीमीटर्स के डायग्राम्स हैं जो आपको राइट साइड में दिख रहे हैं, ये कई तरीके के आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस अ सर्किट इज
फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। और इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं, जो यहाँ पे ग्रीन कलर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसके पास बहुत सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल पर होते हैं, इसलिए वो नेगेटिव शो होता है, इसलिए हम उसको नेगेटिव करके लिखते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वाया इलेक्ट्रिक सर्किट। सो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर एक बल्ब लगा है, एक एमीमीटर लगा है, ये की है। जैसे ही हम की ऑन करते हैं तो करंट की जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं और करंट की जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। नेक्स्ट, अब मैंने कहा था कि जैसे ही कोई इक्वेशन होगी, कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला जरूर बता दूंगा। तो हमारा ये फॉर्मूला है Q इक्वल टू आई टी। इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, करंट 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। सो 0.5 एम्पेयर हमारे पास करंट है, टाइम हमारे पास 10 मिनट है, जिसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड्स में कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा यूनिट जो होती है वो सेकेंड्स होती है टाइम की। और इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे जिसमें हमें चार्ज निकालना है, Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें 0.5 एम्पेयर यहाँ पे आ जाएगा, 600 सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा, और फाइनली 300 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से फ्लो करेगा 10 मिनट के अंदर, यानी 600 सेकेंड के अंदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड जाइएगा और फिर दोबारा से देखिएगा। बहुत आसान है, हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, करंट और टाइम, और हमें चार्ज निकालना है। प्रॉब्लम यह आती है कि हम क्वेश्चंस को 2-3 बार अच्छे से पढ़ें तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या चीज़ गिवन है और किस फॉर्मूले से हमें तीसरी चीज़ निकाली जा सकती है। अब पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो कितना वर्क किया जाएगा एक यूनिट चार्ज को, एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, उसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल, यहाँ पे लिखा है 1 वोल्ट का मतलब है 1 जूल बाय 1 कूलम चार्ज। सो 1 वोल्ट का मतलब है 1 जूल का काम किया जाएगा एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, तो उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने एक बकेट ले रखा है जिसको A नाम दे रखा है, यहाँ पे बकेट B दे रखा है। दोनों का जो वाटर लेवल है वो लगभग एक बराबर है, और हमने इस बकेट को यहाँ पे एक पाइप के थ्रू जोड़ रखा है। अब आप देखेंगे जब दोनों का वाटर लेवल एक बराबर है तो जो पानी है A से B की तरफ भी नहीं जाएगा और B से A की तरफ भी नहीं जाएगा। सो वाटर डजेंट मूव फ्रॉम A टू B एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि दोनों का लेवल एक बराबर है और बीच में पाइप लगी हुई है, तो भी पानी एक से B की जगह या B से A की तरफ नहीं जा रहा है। इसका अर्थ आप आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो एक बराबर है। अगर किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, तो फिर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ए के अंदर पानी का लेवल यहाँ है, बी के अंदर पानी का लेवल यहाँ है। सो ए के अंदर पानी का लेवल इतना ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ए से पानी जो है वो बी की तरफ मूव करेगा। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ए के अंदर ज़्यादा प्रेशर है और बी के अंदर कम प्रेशर है। ए के अंदर ज़्यादा प्रेशर है और बी के अंदर कम प्रेशर है। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे हमें एक पोटेंशियल यानी एक एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, जो ऐसा पोटेंशियल बना के रखें कि उसको फोर्सली एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सके। सेम ऐसे ही जब ए के अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है यानी प्रेशर ज़्यादा है, तो ए से पानी जो है वो बी की तरफ मूव करेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। वोल्ट जो होता है ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का। सेल और बैटरी आर द डिवाइसेस विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सो सेल और बैटरी जो होते हैं वो डिवाइसेस होते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं एक सर्किट के अंदर। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट जो है उसकी मूवमेंट जो होती है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज़्यादा होता है और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कम होता है जहाँ पे करंट मूव करता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्किट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। सो हमारे पास ये वोल्ट मीटर है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे ही आपके पास एक फॉर्मूला आएगा उसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो सॉल्व करते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। सो हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज दिया है और 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। यानी हमारे पास V दे रखा है और Q दे रखा है और हमें W फाइंड करना है। तो सिंपली अमाउंट ऑफ चार्ज Q डेट फ्लो बिटवीन 2 पॉइंट एट पोटेंशियल डिफरेंस V 12 वोल्ट इज 2 कूलम। इस फॉर्मूले के अंदर हम इसे आसानी से पुट करेंगे और हमारे पास ये जो आएगा ये आ जाएगा वर्क डन टू मूव 2 कूलम चार्ज अक्रॉस और 12 वोल्ट बैटरी is 24 जूल। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम। अगर मान लीजिए कि हमारे घर में हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने हैं, मतलब एक रूम से दूसरे रूम में बहुत सारे स्विच लगाने हैं, पंखे के लिए स्विच लगाना है और बल्ब के लिए लगाना है, मोटर के लिए लगाना है, तो उसके लिए हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम वहाँ पे बल्ब का डायग्राम नहीं बनाते, उन सिंबल्स का, जैसे हम नाइट्रोजन के लिए N का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम के लिए Na का इस्तेमाल करते हैं, सेम ऐसे ही हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और ये सिंबल्स हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक सेल के लिए जो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वो ये सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का। अगर ऐसे कई सारे सेल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं। यहाँ पे 3 सेल्स कनेक्टेड हैं, 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल। फिर यहाँ पे एक की है जो ओपन है। ओपन का मतलब है कि ऑफ कंडीशन में है, तो यहाँ पे बीच में डॉट नहीं है। और अगर क्लोज्ड है यानी ऑन कंडीशन में है, ये ऑन है और ये ऑफ है, तो यहाँ पे बीच में आपको एक ब्लैक डॉट दिख रहा है। अब वायर जॉइंट है, अगर वायर को जॉइंट की कंडीशन देखनी है तो यहाँ पे ये दे रखा है। अगर वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अगर वायर ज्वाइन नहीं हो रहे लेकिन एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से जा रहा है तो फिर उसकी ये कंडीशन है। अगर हमें इलेक्ट्रिक बल्ब को शो करना है तो इलेक्ट्रिक बल्ब के डायग्राम के लिए हम ये वाला ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ये। उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस और रजिस्टर की बात करते हैं, अगर हम रजिस्टर की बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो इस तरीके से शो करते हैं। ये आपको अगले वीडियो लेक्चर में दिखेगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो, लेकिन अगले वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा रेजिस्टेंस को समझने के लिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है। जैसे हम फैन को की स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उस तरीके का एक अप्लायंस है जो आपको अगले वीडियो लेक्चर में दिखेगा। ये एमीमीटर है। अभी हमने पढ़ा था कि एमीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है करंट को मेज़र करने के लिए, ये करंट को मेज़र करता है। और वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। सो इस स्लाइड के अंदर हमने सिंबल ऑफ कॉमनली यूज कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम के बारे में लिया है। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट हमने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ लिया है, सर्किट डायग्राम भी पढ़ लिया है। अब आगे हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स इन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स के बारे में पढ़ेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ओम्स लॉ किसे कहते हैं। ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एक बैटरी के द्वारा और इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा और अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट भी कम होगा। यही हमारे एक साइंटिस्ट ओम्स ने बताया था
कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एक बैटरी के द्वारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है। अगर बैटरी सॉलिड होगी, बैटरी में वोल्टेज ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा तो करंट भी उसका बढ़ेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आई आर। V का अर्थ है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, I का अर्थ है करंट, R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मटेरियल। ये वी आई ग्राफ है। वी आई ग्राफ में हमें ध्यान रखना है कि ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हमेशा वोल्टेज होता है और एक्स एक्सिस है यहाँ पे हमेशा करंट होता है। कई बार हम डायग्राम बना देते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पे करंट लिख देते हैं और यहाँ पे वोल्टेज लिख देते हैं, ये भी गलत है। और कई बार हम डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम ऐसे करके और इस तरीके से डायग्राम बना देते हैं, ये भी गलत है। ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, ऐसे स्ट्रेट बनेगा या फिर ऐसे स्ट्रेट बनेगा, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा और एक्स एक्सिस पे करंट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। इट्स एसआई यूनिट इज ओम, और ओम का साउंड यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है कि एक सिंबल है जिससे ओम का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो उस चार्ज को के फ्लो को जो चीज़ अपोज करती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये पार्टिकल्स हैं, ये एटम्स हैं, किसी मटेरियल का पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा तो इस स्पेस के थ्रू आसानी से वो इधर को आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर से मूव होके यहाँ आने में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बिल्कुल भी मूव होके इस तरफ नहीं आ पाएंगे। सो यहाँ पे तीन कंडीशन है। एक कंडीशन है गुड कंडक्टर की, एक कंडीशन है बैड कंडक्टर की, तीसरी कंडीशन है नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर की। इन तीनों कंडीशन में से सबसे पहला जो गुड कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की स्पेस आसानी से मिल जाती है और ये इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। लेकिन दूसरा जो है बैड कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र तो करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी मजबूती से ट्रांसफ़र नहीं करते। और तीसरा है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करते। तो ये ट्रांसफ़र करना नहीं करना जो है वो डिपेंड करता है कि कोई मटेरियल के अंदर कितना स्पेस है, कितनी जगह है जिससे इलेक्ट्रॉन पास होके जा सकता है, और उस स्पेस को रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं रियोस्टेट। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज़ यूज टू कंट्रोल द करंट बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस बट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। सो ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं बट वोल्टेज को चेंज नहीं करते। इसको समझने के लिए हम ये पर्टिकुलर फिगर को समझते हैं। ये V इक्वल टू आई आर अभी हमने पढ़ा है। अगर मान लीजिए कि हमारे सर्किट में वोल्टेज 18 वोल्ट है, तो अगर 18 वोल्ट है तो जाहिर सी बात है कि आई आर टोटल करके 18 होना चाहिए। तो आई आर टोटल करने में आई जो है यानी करंट जो है वो 18 है, रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 ओम है। और अगर 1 ओम की जगह 2 ओम कर दिया जाए तो करंट कम हो जाएगा, 3 ओम कर दिया जाए तो करंट और भी कम हो जाएगा, 6 ओम कर दिया जाए रेजिस्टेंस तो करंट और भी कम हो जाएगा, 9 ओम कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस 9 ओम करने के बाद करंट और भी कम हो जाएगा, 18 ओम रेजिस्टेंस करने के बाद करंट और भी अधिक कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम रेजिस्टेंस को बार बार चेंज कर सकते हैं। अगर एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम रेजिस्टेंस को बार बार चेंज कर सकते हैं, ऐसे डिवाइस को हम रियोस्टेट कहते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरी फ्रॉम 1 to 18 विच कंट्रोल द करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज में कोई चेंज नहीं हो रहा लेकिन करंट में चेंज हो रहा है क्योंकि हम रेजिस्टेंस को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं करंट वैसे वैसे कम होता जा रहा है। अब पढ़ते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी कंडक्टर का। लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर की कितनी लेंथ है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि ये हमारी वायर है तो इस तरफ का जो एरिया है कॉर्नर वाला एरिया
जो उसकी थिकनेस है उसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल अलग अलग है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की जो शक्ति है वो अलग अलग हो सकती है। सो फर्स्ट कंडीशन है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगा वैसे वैसे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि ये हमारे पास वायर है और सेम मटेरियल की एक और वायर है जो ज़्यादा लंबी है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल एक जैसा ही हो। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर का वो कम होता जाएगा। नेचर ऑफ मटेरियल दैट इज ऑल्सो नॉन एज रेजिस्टिविटी। अब नेचर ऑफ मटेरियल में ये कहा जाता है कि कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर ही अच्छे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बाकी वायर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। तो ये इसलिए है क्योंकि उनकी जो रजिस्टिविटी है, जो मटेरियल को रजिस्ट जो जो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, उससे ये पता लगता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को कितनी तेज़ी से और कितना अधिक अपोज कर पाएगा और नहीं अपोज कर पाएगा। रजिस्टिविटी को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। इट इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल डैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो इलेक्ट्रिक करंट को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाने से रोकता है। रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रजिस्टिविटी लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बट इट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रजिस्टिविटी मटेरियल की चेंज होती है। जैसा कि मैंने आपको रेजिस्टेंस के डेफिनेशन में बताया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट करने के बाद जो मटेरियल अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता या होने देता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। हम ध्यान से पढ़ते हैं। कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एलॉय जो कंडक्ट तो करते हैं लेकिन बहुत थोड़ी करते हैं, इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे सिल्वर, ये सबसे बेस्ट कंडक्टर है, ये इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा कम है। कॉपर इतनी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम उससे भी ज़्यादा, और धीरे धीरे मैग्नीज तक आते आते देखो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। और अगर हम एलॉय की बात करें तो एलॉय में नाइक्रोम जो है इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है। इंसुलेटर की तो इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर से करंट पास भी नहीं होता। तो रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। सिल्वर चाहे यहाँ पे हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे किसी और जगह का हो, लेकिन सिल्वर की प्रॉपर्टी जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा सेम ही रहती है। अब यहाँ पे एक सवाल करते हैं। A wire of given material having length 12 मीटर and area of cross section 24 मीटर स्क्वायर and resistivity this। सो यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 24 मीटर स्क्वायर गिवन है और रेजिस्टिविटी गिवन है 12 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। अगर इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे तो हम आसानी से ये फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है उस वायर का जिसका लेंथ 12 मीटर है, एरिया 12 मीटर स्क्वायर है और रेजिस्टिविटी 12 इंटू 10 की पावर -8 है। पहले की वीडियो में हम ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, फैक्टर्स इन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से मूव नहीं करने देते, और जितना अच्छे से मूव करने देंगे उतना ही करंट ज़्यादा जाएगा। यानी रेजिस्टेंस जो है वो करंट को रोकते हैं एक तरीके से। रेजिस्टेंस दो तरह से कनेक्टेड होते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज में जो रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, ये एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने जुड़े हुए हैं। जैसे R1, R2 और R3 एक दूसरे से लेफ्ट राइट कंडीशन में जुड़े हुए हैं। लेकिन रजिस्टर्स इन पैरेलल में क्या होता है कि R1, R2 और R3 एक दूसरे के ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं। जैसे R1 के ठीक नीचे R2 है और ठीक नीचे R3 है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज को अच्छे डिटेल्स में, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में 1-2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज अरेंजमेंट। सो ये R1 है, ये R2 है
और ये R3 है। अगर ये तीनों रजिस्टर्स एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे ABCD और EF एंड जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कनेक्शन को जिसके अंदर रजिस्टर्स एक दूसरे के आमने सामने जुड़े होते हैं उनको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। हेयर करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। यहाँ जो करंट पास हो रहा है, जो इस सर्किट के अंदर करंट आई है, वही सेम करंट R1 के अंदर भी जा रहा है, R2 के अंदर भी जा रहा है और R3 के अंदर भी जा रहा है। दूसरी पार्ट ध्यान देने की है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा रहा है रजिस्टर R1 में, वो है V1 V2 रजिस्टर R2 के लिए और V3 रजिस्टर R3 के लिए। तो इनका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V1 V2 V3 का, वो यहाँ पे V वोल्ट मीटर में दिख रहा है। इसका अर्थ ये है V इज इक्वल टू V1 वोल्टेज प्लस V2 वोल्टेज प्लस V3 वोल्टेज। नेक्स्ट आपको ये कमेंट में लिख के भेजना है कि इस कनेक्शन में, A कनेक्शन में, B कनेक्शन में, C कनेक्शन में और D कनेक्शन में कौन सा कनेक्शन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखाता है। जल्दी से कमेंट्स में लिखिए। नेक्स्ट है, हम समझते हैं कि अगर सीरीज कनेक्शन में रजिस्टर्स जुड़े होते हैं और इन तीन रजिस्टर्स R1 R2 और R3 रजिस्टर को हमें हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगाना है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन एंटायर सर्किट V इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के और R कांस्टेंट होता है, मींस V इक्वल टू आई आर। अगर ओम्स लॉ के हिसाब से देखा जाए तो V1 का मतलब क्या होगा, V1 इस वोल्टेज जो आएगी इस AB के क्रॉस, तो R1 और I के बराबर होगी, V2 R2 और I के बराबर होगी, V3 R3 और I के बराबर होगी। तो इसको ध्यान में रखें, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जान पा रहे हैं कि V1 वोल्टेज जो है वो IR1 के बराबर है, V2 वोल्टेज जो है वो IR2 के बराबर है, V3 वोल्टेज जो है वो IR3 के बराबर है। और हमने ये पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि टोटल वोल्टेज जो होगा V का, वो V1 V2 V3 के बराबर होगा। V की जगह हम IR की वैल्यू रख देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था। फिर V2 की जगह IR1, V3 की जगह IR3, ये हम कंटिन्यूसली रख दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे IR है और इन सभी में I कॉमन है, तो I को हमने बाहर निकाल लिया, R1 R2 R3 हमको विद इन ब्रैकेट रख दिया। अब I को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी I को हमने क्रॉस कर दिया क्योंकि दोनों तरफ एक बराबर है। उसके बाद हम देखेंगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हमें एक वैल्यू मिल पा रही है। क्योंकि ये R जो है वो सीरीज कनेक्शन का निकाल रहे हैं, इसलिए हमने RS इक्वल टू R1 R2 और R3 लिखा हुआ है। सो RS का मतलब है इक्विवेलेंट रजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन। सो इन तीनों रजिस्टर्स R1 R2 R3 को अगर हम निकाल दें और यहाँ पे एक ही रजिस्टर लगा दें R, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एन इलेक्ट्रिक सर्किट है 4 रजिस्टर्स R1 R2 R3 R4 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। सो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके अंदर 4 रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 एंड R4। इनके वैल्यूज दी हुई हैं 4 ओम, 0.5 ओम, 6.5 ओम, 3.5 ओम। और ये बैटरी है, ये की है और ये एमीमीटर है। बैटरी का जो कनेक्शन है वो 6 वोल्ट का हमें दे रखा है। अब हमें find the equivalent resistance so that we can replace all these resistors with only one resistors। so हमें यहाँ पे इन चारों रजिस्टर्स को हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगाना है। तो हम इन चारों रजिस्टर्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इन चारों के बराबर एक रजिस्टर लगाया जा सके। जैसे बहुत सारे पाए हमें घर में से हटा के 4 पाए लगाने हैं कॉर्नर्स पे, तो उन 4 पायों पे उन पूरे घर का वेट आ जाना चाहिए। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी है, इन 4 रजिस्टर्स को हमें हटा के सिंगल रजिस्टर लगाना है, तो वो कितने ओम का लगाया जाए। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। हम पहले लिख देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास मिली हुई हैं। जैसे V इक्वल टू 6 वोल्ट, R1 4 ओम, R2 0.5 ओम, R3 6.5 ओम, R4 3.5 ओम। अब ये फॉर्मूला हमने पिछली स्लाइड में डिराइव किया था और कैलकुलेट किया था कि कैसे ये RS जो होता है R1 R2 R3 और R4 के बराबर होता है। अब हम सिंपली इसको लिख देते हैं और फाइनली जब हम ऐड करते हैं तो ये 14.5 ओम के बराबर आ जाता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो 14.5 ओम है ये 4 ओम से भी बड़ा है
0.5 ओम से भी बड़ा है, 6.5 ओम से भी बड़ा है और 3.5 ओम से भी बड़ा है। Here the total resistance in the circuit is much greater than the individual resistance of a single resistors। so यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का, वो जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस सर्किट के अंदर उनसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। इन सभी टॉपिक्स को और इन टॉपिक्स को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम इसमें पढ़ेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल के बारे में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग के बारे में और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस इन सिस्टम ऑफ रजिस्टर में सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। आप पहले ही ये समझ चुके हैं कि सीरीज कनेक्शन में रजिस्टर्स लेफ्ट राइट कंडीशन में जुड़े होते हैं, लेकिन पैरेलल कंडीशन में रजिस्टर्स अप डाउन फिर अप और फिर डाउन मोड में जुड़े होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक लगे हुए होते हैं। अब पढ़ते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल के बारे में। व्हेन वन एंड ऑफ ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बाय कंटिन्यूअस वायर at a point and other end of all the resistors are also connected at other point of the same continuous wire, such an arrangement is called resistors in parallel combination। अब ये रजिस्टर है R1 R2 और R3। इनके जो वायर्स हैं, ये जो वायर्स हैं, ये वायर RT3 का है, ये R2 का है और ये R1 का है, लेकिन इनका जो फर्स्ट पॉइंट है और इनका जो लास्ट पॉइंट है वो एक कंटिन्यूअस वायर के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें रजिस्टर्स के फर्स्ट वायर और रजिस्टर्स के लास्ट वायर्स जो हैं वो एक ही कंटिन्यूअस वायर के साथ जुड़े होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम पैरेलल कंडीशन कहते हैं। आप इसको आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि रजिस्टर्स अप डाउन मोड में जुड़े हुए रहते हैं। अब नोड्स के बारे में पढ़ते हैं। हेयर पोटेंशियल डिफरेंस पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब ये वोल्टेज जो यहाँ पे दिख रहा है, ये सेम वोल्टेज इन सभी के बराबर जा रहा होगा। जैसे V और V सब में सेम वोल्टेज जा रहा होगा। द करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर्स। लेकिन अगर करंट को देखा जाए तो यहाँ पे हमारा टोटल करंट है I, बट यहाँ पे आने के बाद I1 ऊपर I2 बीच में और I3 नीचे, ये बदल जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि टोटल करंट I जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये हमें आगे बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हम ओम्स लॉ की सहायता से इस तीनों रजिस्टर्स को निकाल के अगर हमें सिंगल रजिस्टर लगाना हो इस सर्किट के अंदर जिसमें वोल्टेज का कोई डिफरेंस ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम ओम्स लॉ की सहायता लेंगे। ओम्स लॉ ने हमें बताया है कि V इक्वल टू आई आर, मीन्स I जो होता है V अपॉन R के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज सेम है, तो सबसे ऊपर वाली कंडीशन को देखते हैं। I1 R1 के बराबर होगा, तो I1 जो होगा V अपॉन R1 होगा। V I2 R2 के बराबर होगा, तो I2 जो होगा V अपॉन R2 के बराबर होगा। V I3 R3 के बराबर होगा। थर्ड कंडीशन में देखिए I3 और R3, तो I3 जो होगा V अपॉन R3 के बराबर होगा। इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिख रखा है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमने अभी पढ़ा था। तो I1 I2 और I3 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे स्टडी करी है, इसको हम आगे इसके अंदर पुट कर देते हैं। V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, V अपॉन R इस तरफ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। इन सभी में से V कॉमन है, V को बाहर निकाल लेंगे। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 विद इन ब्रैकेट्स में आ जाएगा। उसके बाद V को हम कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि दोनों तरफ सेम है। तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसका अर्थ ये है कि रजिस्टर्स अगर पैरेलल में हों, यानी 1 अपॉन RP का मतलब है रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो रजिस्टर्स इन पैरेलल के लिए हमें सिंगल रजिस्टर मिल जाएगा इन तीनों को हटा के ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे भी हम एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उसके तुरंत बाद ही हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड सॉल्व करने के लिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। In a circuit, resistors R1, R2, R3 have resistance 20 ohm, 30 ohm, 60 ohm। एक सर्किट में हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं 20 ohm, 30 ohm एंड 60 ohm के।
find the equivalent resistance in the circuit so that we can replace it by single resistor. So हमें इन तीनों रजिस्टर्स को हटा के एक ही रजिस्टर चाहिए जो इन तीनों को हटा के वहाँ पे लगाया जा सके। तो हमें पहले से पता है कि 1/RP यानी रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का फॉर्मूला हमें पता है। इसको हम इसके अंदर यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, और इसको हम सॉल्व करने से पहले 20, 30, 60 का यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से। 2 की टेबल में आएगा, फिर 2 की टेबल, फिर ऐसे करके 60 लास्ट में आएगा। तो 60 को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/60, 6 1 जा 60, 6 10 जा 60, तो ये 1/10 आ जाएगा। और लास्ट में रजिस्टर्स इन पैरेलल का मतलब है 10 ओम, यानी 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम के रजिस्टर को हम हटा दें और एक 10 ओम का रजिस्टर उस सर्किट में लगा दें तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर किया जाता है एक सर्किट के अंदर, ये समझते हैं। इन अ सीरीज circuit when one component fails the circuit is broken and the component doesn't work। यहाँ पे क्या होता है, अगर R1 एक कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, अगर ये सर्किट में ब्रेक हो जाएगा तो पूरा का पूरा सर्किट आगे जो है वो बंद हो जाएगा। जैसे हम दिवाली के समय पे लाइट की एक लड़ी लेके आते हैं, अगर उस लड़ी में से एक भी जो है वो ख़राब हो जाए, मान लीजिए ये ख़राब हो जाए, तो इधर तो जलेगा नहीं लेकिन आगे भी नहीं जलेगा। ये सीरीज कनेक्शन की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करें तो अगर ये रजिस्टर ख़राब भी हो जाए तब भी ये रजिस्टर दोनों काम करते रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि सीरीज कनेक्शन में अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाएगा तो आगे सारे कंपोनेंट्स काम नहीं करेंगे, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में अगर एक कंपोनेंट फेल भी हो जाता है तो बाकी के सारे कंपोनेंट्स काम करेंगे। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट अप्लायंसेज हैव डिफरेंट इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स दिस वी कैन नॉट सेटिस्फाइड इन सीरीज। आपने पढ़ा है कि सीरीज कनेक्शन जो होता है, मतलब ये जो सीरीज कनेक्शन है इसके अंदर करंट जो होता है वो सेम होता है। अगर सेम करंट हम 3 रजिस्टर्स को दे रहे हैं, यानी 3 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें फ्रिज को ज़्यादा करंट देना है, बल्ब को कम करंट देना है, और हीटर को फ्रिज से भी ज़्यादा करंट देना है, एसी को उससे भी ज़्यादा करंट देना है। तो सीरीज़ कनेक्शन जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन में करंट एक बराबर रहता है, जबकि पैरेलल कनेक्शन में करंट जो है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आई करंट है तो ऊपर जब जाएगा और फिर सेंटर में जाएगा और फिर लास्ट में जाएगा तो यहाँ पे I1, I2 और I3 करंट अलग अलग हो जाता है, इसलिए पैरेलल कनेक्शन को प्रेफर किया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं कि द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। सो अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात किया जाए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि R1 अगर 10 हो, R2 अगर 20 ओम हो और R3 अगर 60 ओम हो। हमारे पास R3 जो है वो 60 ओम था, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो 1/60 6/60 था, जिसको हमने 10 ओम फाइंड आउट किया था बाद में सॉल्व करके। ये 1/RP के बराबर था, इसलिए तो RP जो होगा वो 10 ओम के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सीरीज कनेक्शन में तो यहाँ पे 10 ओम है, फिर 20 ओम है और फिर 60 ओम है। अगर इनको टोटल किया जाए तो ये 90 ओम के बराबर हो जाएगा। तो सेम यही कंडीशन के कारण से, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है, इसलिए अगर हम सीरीज कनेक्शन में सारे अप्लायंसेस को जोड़ेंगे तो करंट जो है उसका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए पैरेलल कनेक्शन प्रेफर किया जाता है होम अप्लायंसेस को कनेक्ट करने के लिए। सो अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ बड़ा मज़ेदार। 1 2 3 ये 3 कनेक्शंस हमने जोड़े हैं। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि पॉइंट ए से बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा। तो जल्दी से कमेंट्स को ओपन करिए और उसमें लिखिए कैलकुलेट करके कि सर्किट 1 में, सर्किट 2 में और सर्किट 3 में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में आए हुए हैं, जो मैंने आपके लिए डाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सो राइट इन कमेंट्स। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अर्थ है कि इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से हम किस तरीके से हीट जनरेट कर सकते हैं किसी डिवाइस के अंदर, ये समझना है हमें। सो ड्यू टू नेचुरल रेजिस्टेंस
present in every material. It opposes the flow of electrons across it because collision of subatomic particles which generate heat. So basically होता क्या है, ये हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं एक मटेरियल के अंदर। इन एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट का आ रहा है। वो इन सभी इलेक्ट्रॉन को फोर्स करते हुए इनके बीच से होते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ आता है। क्योंकि इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो फोर्स करके आ रहा है और इन सब के बीच में से होते हुए जा रहा है, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए जाता है। क्योंकि कई सारे इलेक्ट्रॉन्स और सब एटॉमिक पार्टिकल से टकराते हुए जाता है, तो फ्रिक्शन के कारण से हीट जनरेट होती है। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The heat is generated by electric current, that is why we called it heating effect of electric current. अब पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। जूल एक साइंटिस्ट है जिसने लॉ ऑफ हीटिंग दिया था। इसने ये बताया था कि अगर कोई डिवाइस हीट हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको हीट करने में पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट प्रेजेंट इन हीट। अगर हम करंट को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे तो हमारा हीट भी बढ़ेगा। इसका अर्थ ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ करंट। एक गिवन रजिस्टर किसी सर्किट में अगर उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा तो भी हमारा हीट बढ़ेगा। मतलब करंट बढ़ाने पे भी हीट बढ़ सकती है, रेजिस्टेंस बढ़ाने पे भी हीट बढ़ सकती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर। अगर टाइम को बढ़ाया जाएगा, मान लीजिए कि हमने किसी कॉइल को टाइम दिया है 2 सेकेंड, तो उसमें कम हीट जनरेट होगी एज कम्पेयर टू किसी कॉइल को हमने 10 सेकेंड हीट दिया है। अगर हम करंट को बढ़ाएं तो भी हीट ज़्यादा बढ़ेगी, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएं तब भी हीट ज़्यादा बनेगी, और टाइम को बढ़ाएं तब भी हीट ज़्यादा बनेगी। अगर हम इन सब चीज़ों को समराइज़ कर दें, यहाँ पे इन सब चीज़ों को समराइज कर दें तो इसका फॉर्मूला बन जाता है हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसका जो ऐसा यूनिट है वो जूल है। आपको याद होगा जूल जो होता है वो फोर्स की ऐसा यूनिट भी है, वर्क की ऐसा यूनिट भी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी एच, हीट की वैल्यू कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वर्क डन बाय क्यू चार्ज के बराबर होता है। अगर वर्क को हम हीट से कंपेयर करें तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो भी जूल होता है और हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वह भी जूल होता है। तो W की जगह हम H रख सकते हैं। अगर हम यहाँ H रखते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है H इक्वल टू वी बाई क्यू। दूसरा फॉर्मूला अगर Q की जगह हम IT रख दें तो ये दूसरा फॉर्मूला तैयार हो रहा है H इक्वल टू वी आई टी। और इस दूसरे फॉर्मूले से दो चीज़ें तैयार हो रही हैं। जैसे अगर इस कंडीशन में I की जगह हम V अपॉन आर रख देते हैं तो यहाँ पे वी स्क्वायर टी बाय आर तैयार हो रहा है, और अगर V की जगह आई आर रख देते हैं तो यहाँ पे तैयार हो रहा है आई स्क्वायर आर टी। तो बेसिकली हीट के हमारे पास चार फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4। बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं जब पेपर में क्वेश्चंस आते हैं हीट के, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले उनके पास नहीं होते। लेकिन मैंने आपको इस स्लाइड में एक ही फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं जो हमने इससे पहले चैप्टर्स में पहले की वीडियोस में पढ़े हैं। तो इस स्लाइड को आप स्टार मार्क करके अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि कैसे हीट के कई सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द हीट डिसिपेटेड बाय इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूमिंग करंट 2 एम्पेयर फॉर 20 सेकेंड्स एंड हैविंग 12 ओम रेजिस्टेंस। सो बेसिकली हमारे पास करंट 2 एम्पेयर गिवन है, रेजिस्टेंस 12 ओम है और टाइम जो है वो 20 सेकेंड का दे रखा है। अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर दें तो फाइनली हम 960 जूल की वैल्यू पाएंगे। अब हमें पढ़ने जा रहे हैं कि हीटिंग डिजायरेबल कौन कौन से डिवाइसेस हैं जहाँ पे हीट की ज़रूरत होती है। मतलब हमें लगता है कि इन डिवाइसेस को हीट की ज़रूरत है, इन डिवाइसेस को हम यूज़ करेंगे तो हमें हीट मिलेगी। वो है इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ग्रिल। ग्रिल में आपने देखा होगा कोई चीज़ हम फ्राई कर रहे होते हैं। आप आजकल आपने सुना है कि इलेक्ट्रिक ओवन एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर बिना तेल के भी पकौड़े बनाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक गीज़र जिसके अंदर पानी गर्म किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर आप सभी ने देखा होगा। बट ये जितने भी डिवाइस इस स्लाइड पर आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे ज़्यादा करंट कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए ये सब करने के लिए, और यही हीट का फॉर्मूला बन के आता है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पे हीट की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो हीट होते हैं, क्योंकि ये एक हीट करना इलेक्ट्रिक करंट की एक नेचुरल टेंडेंसी है। जैसे टेलीविज़न हीट के लिए नहीं कर रहे हैं कि टेलीविज़न चले तो हमें हीट मिले। रेफ्रिजरेटर कूल करने के लिए किया जाता है, हीट के लिए नहीं।
तो हीट यहाँ पे लॉस हो रहा है, प्रोजेक्टर में हीट लॉस हो रही है, कंप्यूटर और डेस्कटॉप में हीट लॉस हो रही है, और इतने सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं जिन्हें हम घंटों तक यूज़ करते हैं, लगातार बात करते हैं, तो फिर ये भी हीट हो जाते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। ये आप सभी ने सुना होगा कि थॉमस एडिशन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में और हीट में कन्वर्ट करता है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड बाय ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर नहीं है, ये टंजिस्टन है। टंजिस्टन का फिलामेंट बना होता है, इसको ध्यान रखिएगा, टंजिस्टन का बना होता है फिलामेंट। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। ये जो मटेरियल है अगर हाई टेम्परेचर मिलेगा तो भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। ऑक्सीडाइज का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता और इसमें जंग नहीं लगता, ख़राब नहीं होता। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दिया जाए तब भी ये मेल्ट नहीं होता। केमिकली इनएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस आर फिल्ड इन बल्ब टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। केमिकली इनएक्टिव गैसेज जैसे नाइट्रोजन है और आर्गन है, इसको इसके अंदर रखा जाता है ताकि जो फिलामेंट है इसकी लाइफ और ज़्यादा हो। इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं? पावर, द रेट एट विच एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज पावर। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसको हम कह रहे हैं पावर। जैसे E बाय टाइम T, मतलब अगर जूल में एनर्जी को करा जाए और कितने सेकंड्स में कितने जूल एनर्जी यूज़ करी जा रही है, उसको हम पावर कह रहे हैं। अगर E को H में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एनर्जी हीट भी होती है और एनर्जी वर्क डन भी होता है और फोर्स भी होता है। सेम ऐसे ही अगर ई एच की जगह हम वी आई टी रख दें तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा P इक्वल टू वी आई के अंदर, और ये पहला फॉर्मूला है पावर का। सेम ऐसे ही H की जगह अगर आई स्क्वायर आर टी रख दें और इसको सॉल्व करें तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा सेकेंड फार्मूला। अगर H की जगह वी स्क्वायर टी बाय आर रख दें तो थर्ड फार्मूला बन जाएगा हमारा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यानी ये तीसरा फार्मूला। तो बेसिकली पावर के चार फॉर्मूले हो रहे हैं, P इक्वल टू ई बाई टी, और ये तीन फॉर्मूले। तो अगर हीट के चार फॉर्मूले हैं तो पावर के भी चार फॉर्मूले हो रहे हैं, और पावर की ऐसा यूनिट वाट होती है। इसके अंदर हम समझते हैं एक सवाल जो कि हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा है पावर के फॉर्मूले के बारे में। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पेयर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। सो बेसिकली हमें वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट और करंट दे रखा है 0.50 एम्पेयर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर 110 वाट के बराबर आ रहा है। अब हम समझते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो बेसिकली हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं इस मीटर में दे रखा है, ये किलोवाट आवर में दे रखा है, और यहाँ पे 3 किलोवाट आवर दे रखा है, 3 किलोवाट आवर। तो ये किलोवाट आवर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एक किलोवाट का मतलब है 1000 वाट, और आर का मतलब है 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जा रहा है 36000000 जूल, और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो हैं, क्योंकि 5 जीरो के बाद यहाँ पॉइंट आ रहा है तो उस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमें 10 की पावर 6 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 3.6 जूल। और ये जो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो रहा है, बेसिकली यह एक यूनिट के बराबर है। तो अगर हम इस बी एस ई बी के मीटर को देखें तो यहाँ पे 3 किलोवाट आवर मतलब 3 यूनिट बिजली खर्च हुई है। अगर एक यूनिट का कॉस्ट 4.5 रुपीज़ है तो बताइए कि 3 यूनिट का खर्च कितना होगा, जल्दी से कमेंट में लिख के भेजेंगे। अब इलेक्ट्रिक स्विच किसे कहते हैं? हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विच खराब हो गया है, हमें बदलना है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्विच किसे कहते हैं, ये एक नंबर का क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। तो हम समझते हैं इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। स्विच इज एन इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट दैट कैन डिस्कनेक्ट और कनेक्ट द कंडक्टिंग पार्ट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक स्विच का काम क्या होता है कि ये डिस्कनेक्ट करता है, यानी सर्किट को क्लोज कर सकता है, मतलब ऑफ कर सकता है, और कनेक्ट कर सकता है, सर्किट को ऑन कर सकता है। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है?
It is a safety device that melts and break the flow of current in case of short circuit or overloading and protect our electrical appliance to become dead. So ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है। इसके अंदर एक पतली सी वायर होती है जिसे हम फ्यूज़ एलिमेंट के नाम से कहते हैं। ये फ्यूज़ एलिमेंट जो होती है ये बहुत पतली होती है और ये मेल्ट हो जाती है। जैसे ही मेल्ट होती है तो इस ये जो मेल्ट वायर है ये दोबारा से कनेक्ट नहीं हो सकती, यानी फ्यूज़ के अंदर से जो करंट सर्किट जा रहा था वो क्लोज हो जाता है। हम यहाँ पे खुद से क्लोज करते हैं, जबकि फ्यूज़ ओवरलोडिंग के कारण से, करंट ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण से खुद से मेल्ट हो जाता है और वह रिप्लेस करना पड़ता है। अब हम समझते हैं ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। ओवरलोडिंग में आप यहाँ पे देखिए इस फिगर के अंदर एक ही स्विच के अंदर कई सारे वायर्स यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। मतलब एक कंप्यूटर का लगा दिया, एक हीटर का लगा दिया, एक गीज़र का लगा दिया, एक इलेक्ट्रिक आयरन का इस्तेमाल हो रहा है और एक यहाँ पे पड़ा हुआ है चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो एक ही स्विच के अंदर जब बहुत सारे एक ही सॉकेट के अंदर जब बहुत सारे वायर्स को हम कनेक्ट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस सॉकेट की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा करंट वो ड्राइव करता है और जब बहुत ज़्यादा करंट ड्राइव करता है तो उसे हम ओवरलोड कहते हैं। अब एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। एन इलेक्ट्रिक ओवरलोड अकर्स व्हेन टू मच करंट passes थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स, द वायर्स हीट एंड कैन मेल्ट विथ रिस्क ऑफ स्टार्टिंग ऑफ फायर। तो वायर जो है पहले हीट होती है, मेल्ट होती है, और अगर फिर भी अगर उसको ना हटाया जाए, इतने सारे कनेक्शंस को ना हटाया जाए, तो वो आग भी लग सकती है। इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, अवॉइड प्लगिंग सेवरल पावर हंग्री आइटम्स फॉर इक्विपमेंट्स इनटू द सेम लाइन। अगर हमने बहुत सारे पावर हंग्री आइटम्स, पावर हंग्री का मतलब है कि बहुत सारी पावर कंज्यूम करने वाले आइटम्स को एक साथ जोड़ दिया, तो ऐसा ही होता है ओवरलोडिंग। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिक ओवरलोड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर जब आपस में किसी सर्किट में कनेक्ट हो जाती हैं तो वहाँ पे स्पार्क होता है और हीट जनरेट होता है। आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर के पास कुछ करकराहट की आवाज़ हमेशा आती रहती है और उस आवाज़ के बाद वहाँ पे एक फॉल्ट सा होता है और फिर वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। Thanks for watching video. Do like, share, comment and subscribe the channel for further learning.